हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश को। जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश या फिर कहें आधुनिक बुंदेलखंड का चंदेल वंश, क्योंकि दोस्तों चंदेल वंश का इतिहास जो है काफी पुराना रहा है। और चंदेल वंश पहले बात करते हैं कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। और जैसे कि मैं आपको पता है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो भी राजवंश पढ़ाता हूँ, डीप एंड डिटेल में पढ़ाता हूँ, ताकि आपसे इसको आपको पढ़ने में भी मजा आए, वो फिर आपको चीजें को रटना ना पड़े। फिर चीजें आपको समझ में रहेंगी कि हाँ किस तरीके से किस राजवंश के पतन के बाद में कौन से राजवंश का उदय हुआ। सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है कि हम देखते हैं कि इतिहास क्या रहा, जानकारी के स्रोत क्या है, किस राजवंश के पतन के बाद किस राजवंश का उदय हुआ, इन सभी पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस करते हैं ताकि जो आधार है उसका हम समझ सके। फिर इसके बाद हम प्रमुख शासकों को देखते हैं। उसी तरह दोस्तों चंदेल वंश को भी पढ़ेंगे, क्योंकि चंदेल वंश का जो उद्भव हुआ है आधुनिक बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके क्षेत्र विस्तार को कि आधुनिक जो बुंदेलखंड है उसे जिज्जा भुक्ति क्यों कहा जाता था और इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ है। अब मान लीजिए दोस्तों यह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं ललितपुर, यहाँ है जालौन, यहाँ है झांसी। इन सभी क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र कहलाते थे वह कहलाते थे तो आधुनिक बुंदेलखंड, जैसे चंदेल वंश में जेजाग भुक्ति कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों में चंदेल वंश था। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे था दोस्तों कन्नौज, और इन क्षेत्रों में था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चंदेल वंश का उद्भव कहां पे हुआ था? तो जेजाग भुक्ति में हुआ था। जेजाग भुक्ति आधुनिक नाम इसका है वर्तमान बुंदेलखंड। आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? बुंदेलखंड। और हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया गया है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास किया है, आपको बताना है कि इसकी जो लंबाई है वह कितने किलोमीटर है और कितने जिलों में इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं। इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। अब आप बताइए कितने जिलों में इसका शिलान्यास किया गया है। चंदेल वंश की अगर हम बात करते हैं कि इसका जो उद्भव हुआ जेजाग भुक्ति में, और वो आधुनिक बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति क्यों कहा जाता था? नन्नौक के पौत्र जय सिंह, जिसे जीजा भी कहा जाता था, जीजा के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था दोस्तों जेजाग भुक्ति। क्या पड़ा था दोस्तों? इस वंश का नाम जीजा के नाम पर जेजाग भुक्ति पड़ा था, जो कि नन्नौक कौन था दोस्तों? चंदेल वंश का संस्थापक था, इसके पौत्र के नाम पर पड़ा था जीजा। पहले यह गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, जैसे कि दोस्तों हमने देखा कन्नौज वाले क्षेत्रों में था गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश की जब प्रांतों पर, केंद्र पर जो पकड़ जो होती है कमजोर होती चली जाती है, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में हमें चंदेल वंश का उभार देखने को मिलता है। और चंदेल वंश एक वंश के रूप में नन्नौक के द्वारा उभारा जाता है। जैसे कि चंदेल वंश के संस्थापक हैं वह थे नन्नौक, जो कि 831 से लेके 900 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। चंदेल वंश के शासक दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए मैंने इनकी डेट्स को लिखा है, जो कि आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। नन्नौक 831 से लेकर 900 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने दो उपाधियां धारण की थी दोस्तों। एक नृप और एक महीपति। इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। और पीसीएस वगैरह में खास कर जो चंदेल वंश की अगर हम बात करते हैं, यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। चाहे वो पीसीएस में प्री हो, मेंस हो, यूपी आरओ हो, यूपी पीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए। और हालांकि इससे एसएससी वगैरह में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राजवंश है इतिहास का। और इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका जो उद्भव था बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की पहचान है,
बुंदेलखंड में ही इसका उद्भव हुआ था। इसी कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता हो, चाहे यूपी पीएससी कराता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। नन्नो जो कि चंदोल वंश का संस्थापक था, 831 से 900 ईस्वी तक शासन करता है। इसने नृप एवं महीपति की उपाधि धारण की थी। नृप एवं महीपति, यूपी पीसीएस में दोस्तों दोनों उपाधियां कई बार पूछी गई है कि चंदेल वंश की किस शासक ने नृप या महीपति की उपाधि धारण की थी। तो किसने धारण की थी दोस्तों? किसने? नन्नुक ने धारण की थी। और नन्नुक के द्वारा जो राजधानी बनाया जाता है चंदेल वंश का, वह खजुराहो को राजधानी बनाया जाता है। खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो तो मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में खजुराहो अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय जिले तो थे ही नहीं और ना ही राज्य थे, क्योंकि सीमा का निर्धारण हो सकता है प्राकृतिक नदियों पर्वत श्रेणियों के द्वारा ही निर्धारित होता था सीमा का निर्धारण। मध्य प्रदेश खजुराहो, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने राजधानी बनाई थी। इसके बाद में दूसरे शासक आते हैं हर्ष। दूसरे शासक कौन आते हैं? हर्ष। नन्नुक हुए दोस्तों, जैसे हर्ष हुए, इनके बारे में यशोवर्मन है। इनके बारे में दोस्तों 2-2, 4-4 पॉइंट है जिनको आप पॉइंट्स के रूप में भी याद रख सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेनली यही 2-3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों धंगदेव की, इन्होंने दोस्तों इनके बारे में बहुत अच्छे पॉइंट्स पूछे जाते हैं ना, याद करना काफी जरूरी है। जैसे कि विद्याधर है और कीर्तिवर्मन है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो शासक रहे हैं विद्याधर, कीर्तिवर्मन और धंगदेव ही रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं नन्नुक की, तो आप पॉइंट्स रूप में ऐसे याद रख सकते हैं, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और इन्होंने खजुराहो को राजधानी बनाया था। इसके बाद में दोस्तों 2 ही पॉइंट है, नृप एवं महीपति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में दूसरे शासक आते हैं हर्ष। 900 से लेके 925 तक शासन करते हैं। 900 से लेके 925 तक 25 वर्षों तक शासन करते हैं। और यह जो थे रहिल के पुत्र थे, क्योंकि दोस्तों नन्नुक के बाद रहिल का शासन आता है, जो कि इतने ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं है। हमें केवल याद रखना है तो हर्ष किसके पुत्र थे? तो रहिल के पुत्र थे, या हर्ष का पिता का नाम क्या था? तो रहिल था। ठीक है, इन्होंने उपाधि, इनकी दोस्तों उपाधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में तथा यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछी गई है कि चंदेल वंश के किस शासक ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। तो चंदेल वंश के जो शासक है जिनका नाम है हर्ष, यह दोस्तों हर्षवर्धन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हर्षवर्धन का नाम हर्ष देखने को मिलता है, वो भी नहीं है। चंदेल वंश के शासक हैं हर्ष। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, जो कहाँ पे किस लेख से पता चलता है? खजुराहो में इनका एक लेख है खजुराहो लेख के नाम से। उससे यह पता चलता है कि इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद में दोस्तों इन्होंने चौहान तथा कलचुरी के साथ वैवाहिक संबंधों को बनाया था। चौहान तथा कलचुरी के साथ वैवाहिक संबंधों को बनाया था। और चौहान वंश की कन्या थी जिनका नाम था कन्या कुजा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों कि हर्ष ने किस राजवंशों के साथ संबंध को बनाया था? तो चौहान तथा कलचुरी के साथ वैवाहिक संबंध को बनाया था चौहान वंश, जो कि हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। कलचुरी वंश जो गुजरात वाले क्षेत्रों में था, उसको आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। और मैप वगैरह जो है इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप कहाँ पर चौहान वंश था और कलचुरी वंश था। चौहान वंश की कन्या जिसका नाम था कन्या कुजा से विवाह किया था हर्ष ने विवाह किया था। और चंदेल वंश की कन्या थी जिनका नाम था नट्टा देवी। क्या नाम था? नट्टा देवी। और नट्टा देवी ने कलचुरी नरेश कुक्कल के साथ विवाह किया था। नट्टा देवी कौन थी? जो कि चंदेल वंश की एक कन्या थी जिन्होंने कलचुरी नरेश कुक्कल के साथ विवाह किया था। इनके बारे में भी दोस्तों 2-3 पॉइंट है कि अहिल के पुत्र थे। 900 से 925 तक इन्होंने शासन किया था। परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, जो खजुराहो लेख से प्राप्त होती है। इन्होंने चौहान तथा कलचुरी वंश, गुजरात का जो कलचुरी वंश है, उनके साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। इसके बाद में अगले जो शासक आते हैं वह आते हैं यशोवर्मन, जो कि 925 से लेकर 950 तक शासन करते हैं, करीब 25 वर्षों तक। इनका अन्य नाम भी एक दोस्तों हमें देखने को मिलता है, जो कि इन्हें बताया गया है लक्ष्मण वर्मन। क्या दोस्तों? लक्ष्मण वर्मन। और एक बार आरओ शायद मीन्स में पूछा गया था यह प्रश्न कि चंदेल वंश के किस शासक को लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? लक्ष्मण वर्मन कहा जाता है यशोवर्मन को। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हैं वर्मन और लक्ष्मण वर्मन। इनके दरबार में दोस्तों एक कवि थे जिनका नाम था गौड़ बहो। क्या दोस्तों? इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था गौड़ बहो। हालांकि इनकी कृतियां दोस्तों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें याद करनी पड़े, आप केवल इतना याद रखेंगे। और पूछा गया है कि गौड़ बहो किसके दरबार में थे? तो यशोवर्मन के दरबार में थे, जो कि एक चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने प्रमुख जो घटना इनके बारे में हुई है कि इन्होंने मालवा पर, चेदी पर
और मध्य कौशल पर आक्रमण किया और अपने चंदेल वंश का, अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया था। कौन कौन से दोस्तों? मालवा पर, चेदी पर और मध्य कौशल पर आक्रमण किया और अपने राज्य का पर्याप्त क्षेत्र विस्तार भी इन्होंने किया था। किसने मालवा पर, चेदी पर और मध्य कौशल पर आक्रमण किया था? तो यशोवर्मन ने किया था। और यशोवर्मन ने ही दोस्तों खजुराहो में विष्णु मंदिर जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, खजुराहो में विष्णु या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने। और यहीं पर विष्णु मंदिर के समीप ही खजुराहो में इन्होंने एक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। अब दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि विष्णु मंदिर का निर्माण तो इन्होंने करवा दिया था और इसमें विष्णु की मूर्ति रखवाने के लिए इन्होंने जो कन्नौज वाले क्षेत्रों में यहाँ पर शासन कर रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, जिसका नाम था देवपाल। क्या दोस्तों? देवपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज वाले क्षेत्रों में था, इस पर शासन कर रहा था देवपाल। अब दोस्तों यशोवर्मन ने देवपाल को हराकर कन्नौज से विष्णु की एक मूर्ति प्राप्त की और जिसे रखवाया कहाँ पे? विष्णु मंदिर में, जिसका निर्माण किसने? यशोवर्मन ने करवाया था। विष्णु मंदिर में चतुर्भुज, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, कि इसमें रखवाया था। किससे प्राप्त किया था दोस्तों? वह प्राप्त किया था मूर्ति को देवपाल से। देवपाल कौन था? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कन्नौज में जो प्रतिहार वंश था उसका धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया है और अब चंदेल वंश अपनी पराकाष्ठा की ओर ऊपर उठता चला जा रहा है। शासक यशोवर्मन, जिन्होंने मालवा, चेदी और मध्य कौशल पर आक्रमण किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कन्नौज में देवपाल को हराकर विष्णु की मूर्ति प्राप्त की और विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया और एक जलाशय का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके बाद में एक प्रमुख शासक आते हैं धंगदेव। और धंगदेव दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि धंगदेव एक चंदेल वंश के सबसे प्रमुख, हालांकि सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक रहे हैं वह रहे हैं दोस्तों विद्याधर। ठीक है, लेकिन मुझे बात ऐसा लगता है पर्सनली कि जो धंगदेव थे वह बाकी में ज्ञानवान व्यक्ति थे और एक शक्तिशाली होने के साथ साथ प्रमुख निर्माणकर्ता भी थे, क्योंकि उन्होंने चंदेल वंश की जो जितने भी हमें मंदिर देखने को मिलते हैं सभी प्रमुख मंदिरों का निर्माण धंगदेव के द्वारा ही करवाया गया। तो आप इसको इंपॉर्टेंट डालेंगे। धंगदेव से प्रश्न दोस्तों इसकी स्थापत्य कला या निर्माण को लेकर पूछा जाता है। पहला प्रश्न इससे दोस्तों इस तरीके से बनता है कि धंगदेव जो कि 950 से लेके 1002 तक शासन करते हैं। कब तक दोस्तों? 950 से लेके 1002 तक। आप देख सकते हैं करीब करीब उन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। और वास्तविक संस्थापक, अगर बात करें चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो धंगदेव को ही चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कलिंजर पर आक्रमण किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी कहाँ थी चंदेल वंश की? चंदेल वंश की राजधानी दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो में थी, लेकिन खजुराहो से कलिंजर राजधानी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? तो धंगदेव के द्वारा राजधानी कहाँ लाई जाती है? कलिंजर में लाई जाती है और परिवर्तित की जाती है। सबसे प्रमुख अगर बात करते हैं विजय की, तो ग्वालियर विजय धंगदेव की सबसे प्रमुख विजय थी, जो कि मैं कहता हूँ हर बार यूपीपीसीएस में ही पूछी जाती है कि ग्वालियर विजय किस चंदेल वंश के शासक ने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? धंगदेव के द्वारा ग्वालियर विजय को किया गया था। तो सबसे अंतिम बिंदु की अगर बात करते हैं कि इन्होंने गंगा यमुना में अपने शरीर को त्याग दिया था। कहां पर दोस्तों? गंगा यमुना में अपने शरीर का त्याग किस चंदेल वंशीय शासक ने किया था? तो धंगदेव ने ही किया था। ये सुबुक्तगिन के विरुद्ध भटिंडा के एक शासक थे, जिनका नाम था जयपाल। भटिंडा को अगर बता दूं पंजाब वाले क्षेत्रों में अवस्थित है भटिंडा के शासक थे जयपाल को सहायता दी तथा हिंदू संघ में शामिल हुए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चंदेल वंश के किस शासक ने भटिंडा के शासक जयपाल को एक संघ बनाने के लिए सहायता भेजी थी। तो किसने भेजी थी? तो राजा धंगदेव ने ही भेजी थी। अब आपके प्रश्न में दोस्तों आपने दिमाग में यह प्रश्न बन रहा होगा कि सुबुक्तगिन कौन थे? तो महमूद गजनबी के पिता का नाम था सुबुक्तगिन। थोड़ा दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि जो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में तुर्की आक्रमण में हम पढ़ेंगे यामनी या गजनी वंश। यामनी वंश का संस्थापक था दोस्तों अल्पतगीन का जो दिमाग था वह था सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का पुत्र होता है दोस्तों महमूद गजनबी, जो कि भारत पर करीब हम बात करते हैं 27 बार आक्रमण करता है। सोमनाथ के मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है महमूद
देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत में। हालांकि आपको पता चल गया है सुबुक्तकीन कौन थे, तो यह महमूद गजनबी के पिता थे, जिनके विरुद्ध भटिंडा के शासक जयपाल ने एक हिंदू संघ बनाया था, जिसमें शामिल होने के लिए। तो अब बात करते हैं हम इनके निर्माण कार्यों को, क्योंकि ये चंदेल वंश में अपनी ये जो स्थापत्य कला प्रमुख रही है वह रही है दोस्तों पंचायतन शैली। पंचायतन शैली अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जो हम देखते हैं उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में वेसर शैली और फिर दक्षिण भारत में हम देखते हैं द्रविड़ शैली, जो मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं। नागर शैली की दोस्तों एक उप शैली है जिसका नाम है पंचायतन शैली, और पंचायतन शैली में ही दोस्तों चंदेल वंश के शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। धंगदेव के द्वारा प्रमुख मंदिरों का निर्माण दोस्तों इस तरीके से कराया गया है। आप पहले दोस्तों जिननाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिर को एक बार में याद करेंगे। जिननाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर कौन कौन से दोस्तों? जिननाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ। जिननाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? याद करिए, धंगदेव ने करवाया था, जो कि चंदेल वंश के शासक थे। इसके बाद में दोस्तों आप दूसरे मंदिर को एक बार में याद करेंगे, मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर, और मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? धंगदेव ने करवाया है। मध्य प्रदेश में अवस्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया पंचायतन शैली में, वह है दोस्तों खजुराहो के मंदिर में सबसे प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर। और यह दोस्तों प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, चाहे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी लेखपाल वगैरह के कंडक्ट करवाते हुए सभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? धंगदेव ने करवाया था, जो कि ये चंदेल वंश के शासक थे। ऐसा भी दोस्तों पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? खजुराहो में अवस्थित है। किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है? चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनाया है। और पूछा जाता है दोस्तों कब बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों, आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया और अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। 999 ईस्वी में 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो कि खजुराहो का प्रमुख मंदिर है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हम धंगदेव के बारे में। धंगदेव के बारे में, जिसमें 950 से लेकर 1002 तक शासन करता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुबुक्तविन के विरुद्ध भटिंडा के शासक जयपाल को हिंदू संघ बनाने के लिए मदद भेजता है। कालिंजर पर आक्रमण किया, कालिंजर को राजधानी बनाया। ग्वालियर सबसे प्रमुख विजय है दोस्तों। गंगा यमुना संगम पर शरीर का इसने त्याग किया था। और निर्माण की बात करते हैं, जिननाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो शिव को समर्पित है। और सबसे प्रमुख कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया? धंगदेव ने ही करवाया है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं दोस्तों गंडदेव। इनके बारे में केवल एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, लेकिन मैंने सभी शासकों को इसलिए लिखा है ताकि जब पूछता है कि चंदेल वंश के शासकों को खासकर यूपी पीसीएस में क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो उसमें आपको सहूलियत रहेगी और आप व्यवस्थित कर पाएंगे। कौन से आते हैं दोस्तों? गंडदेव आते हैं। गंडदेव जो कि 1002 से लेके 1019 ईस्वी तक शासन करते हैं। एक तो वृद्धावस्था में ही यह शासक बनते हैं और उन्होंने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि तो हासिल नहीं की। बस अपने राज्य को विजित होने से अक्षुण्य बनाए रखा। क्योंकि दोस्तों हमने देखा यहाँ पर जो धंगदेव थे, इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद में गंडदेव वृद्धावस्था में शासक बनते हैं। अगले शासक जो आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्याधर। विद्याधर को हमने इससे पहले वाले वंश में भी पढ़ा था। विद्याधर जो कि 1019 से लेके 1029 तक करीब 10 वर्षों तक यह शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 वर्षों तक शासन करते हैं। सर्वाधिक अगर पूछता है चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो वह दोस्तों कौन था? वह था दोस्तों विद्याधर। कौन था? विद्याधर। और विद्याधर अगर बात करते हैं कि उस समय जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था, भारत में इतना शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वह चंदेल वंश का विद्याधर ही था, जो कि महमूद गजनबी से युद्ध करने के लिए सहमत हुआ था। कौन दोस्तों? विद्याधर। चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली। मुस्लिम लेखों में उसके नाम हमें नंद तथा विद देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न दोस्तों पीसीएस में आरओ मेंस में कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम लेखों में किस शासक के नाम नंद तथा विद हमें देखने को मिलते हैं। तो किसके शासक हैं? वह है दोस्तों विद्याधर। विद्याधर के नाम मुस्लिम लेखों में नंद तथा विद हमें देखने को मिलते हैं।
1019 में प्रतिहार नरेश राज्यपाल, याद रखेंगे दोस्तों, 1019 में प्रतिहार नरेश राज्यपाल के भागने के कारण उसकी हत्या कर दी थी। कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है कि 1019 में महमूद गजनबी का आक्रमण होता है, किस पर? कन्नौज पर। और दोस्तों जो राज्यपाल है वह गुर्जर प्रतिहार शासक है। गुर्जर प्रतिहार वंश में के शासन काल में महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ कन्नौज पर, और इस डर से दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल जो था महमूद गजनबी के डर से अपनी कन्नौज को छोड़कर भाग जाता है, तभी भाग जाने के कारण राज्यपाल के जो विद्याधर हैं इसकी हत्या कर देते हैं और महमूद गजनबी से क्या करते हैं? महमूद गजनबी से युद्ध करते हैं। हालांकि महमूद गजनबी से युद्ध के दौरान यह हार भी जाते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि हार तो पक्की है, लेकिन सभी शासकों को पता था, लेकिन शासक इतने शक्तिशाली थे, खुद में इतना विश्वास था कि इन्होंने महमूद गजनबी की विशाल सेना के सामने भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। और इनकी अगर अन्य युद्धों के बारे में बात करते हैं हम, तो परमार शासक जो कि ये भोज है, परमार वंश, इससे आने वाली वीडियो हम दोस्तों परमार वंश पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली भोपाल वाले क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की अवस्थित था। परमार वंश के शासक भोज को इन्होंने पराजित किया था। कलचुरी शासक गंगेदेव को भी इन्होंने पराजित किया था। किनको दोस्तों? परमार वंश के शासक भोज को तथा कलचुरी वंश के शासक गंगेदेव को इन्होंने पराजित किया था। तो दोस्तों विद्याधर, जैसे कि हम बात करते हैं परमर्दी देव, परमल, कीर्तिवर्मन और यशोवर्मन, इनके बारे में दोस्तों आप बेसिकली खास करके आप याद रखेंगे, क्योंकि इनसे अक्सर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगले शासक हैं हमारे जिनका नाम है कीर्तिवर्मन, जो कि 1029 से लेकर 1100 ईस्वी तक शासन करते हैं। करीब 71 वर्षों तक इन्होंने सर्वाधिक शासन किया है। किन्होंने दोस्तों? कीर्तिवर्मन ने। अब कीर्तिवर्मन के दरबार में एक दोस्तों विद्वान थे जिनका नाम था कृष्ण मिश्र। क्या नाम था दोस्तों? कृष्ण मिश्र, जिनके बारे में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय। इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों इस प्रबोध चंद्रोदय में आपको दोस्तों थोड़ा नाम परिवर्तित दिख सकता है अलग अलग बुकों में, लेकिन आप याद रखेंगे कीर्तिवर्मन के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था कृष्ण मिश्र। क्या नाम था दोस्तों? कृष्ण मिश्र नाम था। किसके दरबार में थे? चंदेल वंश के शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में थे। इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा या पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय। और महोबा के निकट तीरथ सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? कीर्तिवर्मन ने ही करवाया था। महोबा के निकट तीरथ सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था, और इनके दरबार में कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय की जिन्होंने रचना की है वह प्रमुख एक विद्वान थे। इनके बारे में दोस्तों आपको केवल 2 ही पॉइंट याद रखना है। कृष्ण मिश्र किसके दरबार में थे? कीर्तिवर्मन के, जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की है, और महोबा के निकट तीरथ सागर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। अगले और अंतिम शक्तिशाली जो शासक आते हैं वह दोस्तों आते हैं परमर्दीय देव। कौन दोस्तों? परमर्दी देव, जो कि 1165 से लेकर 1203 तक शासन करते हैं। हमने यहाँ पर तो दोस्तों देखा 1029 से लेकर 1100, अब यहाँ से 1165 से लेकर 1203। हाँ दोस्तों, इनके बीच और भी शासक कई आए हैं जिनसे कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर अगर मैं बात करता हूं कि उन शासकों का कोई वजूद ही नहीं रहा है, ना ही उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बीच जो शासक आए हैं वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमें पढ़ना है वह है परमर्दी देव, जिन्हें परमल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? परमल 1165 से लेकर 1203 तक शासन करते हैं। इनके बारे में एक प्रमुख यही घटना है कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने परमर्दी देव को हराया, और परमर्दी देव की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे आल्हा और उदल, 2 भाई। बुंदेलखंड में दोस्तों आल्हा उदल की कथाएं काफी प्रचलित भी हैं, क्योंकि दोस्तों आल्हा उदल की, अगर आप बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों से होंगे तो कमेंट से बताइए यकीनन आला उदल के बारे में आपने सबसे पहले कब सुना था, और किसके मुंह से यह सुना था कि आला उदल 2 भाई थे। आला उदल 2 भाई थे जो कि परमर्दी देव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान ने इसकी सेना को हरा दिया था, और किस पर? महोबा पर, जो कि चंदेल वंश में था, महोबा पर अधिकार कर दिया था, जिसमें उदल की मृत्यु कर देते हैं। उदल की मृत्यु हो जाती है, और यह जो आल्हा थे, आल्हा संन्यास ले लेते हैं। यही भी दोस्तों यूपी आरओ मीन्स में पूछा जा चुका है कि आल्हा उदल में किसने संन्यास ग्रहण किया था? तो किसने लिया था? तो आल्हा ने संन्यास लिया था। अब दोस्तों आलाखंड काव्य जो लिखा गया है जगनेक के द्वारा,
लिखा गया है। आपको पता होगा जब हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था जगनिक उनके एक राज्य कवि थे। जगनिक जो कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे, उनके द्वारा आल्हा खंड का एक लिखा गया है जो आल्हा उदल दो भाइयों के बारे में ही विस्तृत वर्णन हमें प्रस्तुत कराता है। जो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? जगनिक के द्वारा लिखा गया है। अंततः दोस्तों होता क्या है, 1203 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कालिंजर पर अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1203 में कालिंजर पर अधिकार कर लिया जाता है। और इसी तरह दोस्तों चंदेल वंश जो कि जिरजाक मुक्ति या बुंदेलखंड में चंदेल वंश था, इसका अंत हो जाता है और सल्तनत काल जो कि गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं परमर्दीय देव को कुतुबुद्दीन ऐबक 1203 में हराया जाता है। लेकिन दोस्तों परमर्दी देव की मृत्यु के बारे में एक प्रमुख तथ्य यह भी है और एक बार पीसीएस में पूछा भी गया था कि किसने परमर्दी देव की हत्या की थी। तो परमर्दी देव के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था अजय देव, और इसी मंत्री के द्वारा, अजय देव के द्वारा ही दोस्तों परमर्दी देव की हत्या कर दी जाती है। यह प्रश्न दोस्तों एक बार यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था कि परमर्दी देव की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? अजय देव के द्वारा की जाती है, जो कि परमर्दी देव के मंत्री था। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा है बुंदेलखंड में चंदेल वंश को यूपीपीसीएस के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में भी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि चंदेल वंश था उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में अवस्थित था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अपनी पूरी मेहनत से दोस्तों जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते चलिए। यकीनन आपको पेपर के टाइम पे बहुत मजा आएगा जब आपको जीएस के जितने भी प्रश्न आएंगे इतिहास से सभी प्रश्नों को आप इजीली बना पाएंगे। बस यही है दोस्तों, आप पूरी वीडियो को मेहनत से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो देखा, जब अगली वीडियो आप देखें तो पिछली वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चीजें याद हो पाएंगी।